अगर 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही है, जिस नंबर को लेकर चल रही है, अगर वो नंबर आता है तो क्या बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ संभवतः जो लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस घाटी में अच्छा परफॉर्म कर रही है, हालांकि ये सारी चीजें यूं कहिए किताबी हैं, जमीन पर क्या है वो तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा, लेकिन एज्यूम करके चलिए कि घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छा करती है, जम्मू में मान लीजिए बीजेपी अच्छा करती है, तो क्या बीजेपी एनसी का गठबंधन होगा? यह हर एक आम आदमी के जहन में सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल घाटी में, जिस पर घाटी में बवाल मचा हुआ है, क्या इंजीनियर रशीद बीजेपी का आदमी है? इन दोनों चीजों पर और इलेक्शन खत्म होने के बाद क्या कुछ संभावनाएं हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी। सेठ साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि वैसे एजम्पशन, क्योंकि अभी तो चुनाव चल रहा है, एक चरण बाकी है, 2 चरण हो चुके हैं, मान लीजिए वो सूरत पैदा होती है जो सूरत साल 2014 में थी, क्या कोई प्रेम प्रसंग नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में होगा? मुझे तो इसकी कोई चांस नहीं लगता है। और 2014 का मैंडेट रिपीट होने का चांस की भी अगर आप बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि हालात जो है उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अ, ऐसा बहुमत लेके आएगी कि जिसके आगे हमारे को सोचना पड़े कि हमको किसी के और के साथ अलायंस करने की ज़रूरत है। अगर मैं रियलिस्टिकली भी देखूं, क्योंकि 2014 से हालात जो हैं 2024 में बदले हैं, सीटों का बंटवारा भी अगर आप देखेंगे तो जम्मू और कश्मीर रीजन में जो है वो अलग है। 43 जम्मू रीजन में है, 47 कश्मीर रीजन में है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि जम्मू और कश्मीर को अगर आप देखें पॉलिटिक्स को तो सबसे बड़ा बदलाव क्या है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि कश्मीर में नो डाउट 4 सीटें जो है न्यूमेरिकली ज्यादा हैं। न्यूमेरिकली ज्यादा कहना भी जो है 4 सीटें ज्यादा, क्योंकि उसका बैलेंस जो है फिर वापस आ जाता है जब आप 5 नॉमिनेटेड सीटों को भी बीच में कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर आप मुकाबलों को देखें राजनीतिक तौर के ऊपर तो कश्मीर संभाग में सभी सीटें मुकाबले पे हैं, जहां पे एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ लड़ रही है और एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, उसमें पीडीपी भी है, उसमें इंजीनियर रशीद की पार्टी भी है, उसमें अपनी पार्टी भी है, पीपल कॉन्फ्रेंस भी है, और भी छोटी पार्टियां जो हैं वो कश्मीर में है। ये सभी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। जहां तक जम्मू संभाग की बात करें तो 47 में से कम 38 सीट्स ऐसी हैं कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीतने के लिए लड़ रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत है। अब जब मैं कहता हूं कि स्थिति मजबूत है तो मैं उसमें सिर्फ उस चीज की तरफ इशारा नहीं करता हूं कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हमारी लीड जो है 29 की थी और पुंछ और जोरी में हम उसमें नहीं कंटेस्ट कर रहे थे, तो उसको ऐड करिए तो हम आगे बढ़ जाएंगे। मैं आपको रियलिस्टिक फिगर्स जो है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो 43 सीट्स जो जम्मू की हैं उसमें से कम 35 सीट जो हैं वो ऐसी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, और जिसकी तरफ हमने पूरी तरफ से कोशिश भी की है। पूरी ताकत जो है भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में लगाई है जो किसी और पार्टी ने लगाई नहीं है। हमारे बड़े से बड़े नेता जो मैटर करते थे, जिनका जम्मू कश्मीर में प्रेजेंस से जो है वो फर्क पड़ सकता था, हमने वो सारी की सारी ताकत जो है वो लगाई है इसमें। मोदी जी खुद रैलीज उन्होंने की, गृह मंत्री जी ने की, गडकरी जी ने की, राजनाथ जी ने की, अनुराग ठाकुर जी ने की, और अभी आप देखें तो योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो भी रैलीज कर रहे हैं, शिवराज जी चौहान जी भी यहाँ पे रैलीज कर रहे हैं, तरुण चुग जी तो यहीं पे बैठे हुए हैं, कृष्णा रेड्डी जी भी यहीं पे बैठे हुए हैं, और बाकी भी काफी महत्वपूर्ण जो है, जिसमें स्मृति ईरानी जी भी यहाँ पे आई, और भी काफी महत्वपूर्ण लोग भारतीय जनता पार्टी के जम्मू संभाग में खासकर यहाँ पे आके रुके, यहाँ पे उन्होंने अपना डेरा डाला और अच्छी खासी कैंपेन जो है वो बिल्टअप की। कश्मीर संभाग में भी इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी खासी कैंपेन जो है जिन सीटों पे हम लड़ रहे हैं उस पे की है। तो इसके चलते हुए अगर मैं रियलिस्टिकली भी देखूं तो 35 के करीब अगर हम जम्मू संभाग में पहुंचते हैं, और कश्मीर संभाग में भी मुझे उम्मीद है कि हम कुछ सीटें जो है वहां से निकालेंगे। हम तो कहते हैं कि डबल फिगर में पहुंचेंगे, लेकिन कुछ सीटें तो हम वहां से भी निकालेंगे। तो वी विल बी वेरी क्लोज टू, और वी विल बी क्रॉसिंग द रिक्वायर्ड नंबर विच विल बी 43,
होपफुली, तो 43 हम अपने दम के ऊपर निकालने की पोजीशन में है। जैसे आप कह रहे हैं कि आपको किसी अलायंस पार्टनर की जरूरत नहीं मुझे पड़ेगी। नहीं लगता है कि हमारे को किसी अलायंस पार्टनर की जरूरत है। जो अभी हमने गणित जो है वो जो हमारी, आप ठीक कहते हैं कि अभी तो ये गणित जो है हमारी सोच सोच का है। धरातल पे क्या होगा वो तो 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा। लेकिन सेठ साहब, लेकिन जैसे आपने कहा कि 8 अक्टूबर को क्या होगा उस पर बात करूंगा आपसे, लेकिन क्या कोई संभावना है, मान लीजिए आप जो कैलकुलेशंस लेकर बैठे हैं, अक्सर बड़े से बड़ा सेफोलॉजिस्ट भी नहीं बता सकता इन चुनावों के बारे में कुछ। आप पत्रकार के तौर पर हम जब किसी वोटर के पास जाते हैं, वो अब नहीं बता रहा कि वोट उसने कहां डाला है। मुझे 2014 याद है, फड़क करके बोलते थे मोदी जी को वोट देकर आ गए। 2019 में लोगों से पूछा, मोदी जी को वोट देकर आ गए। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा लोगों ने कहा ना ये वो, तो बाद में पता चला कि नहीं, वाकई जितनी बड़ी जीत बीजेपी की लोकसभा में होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। आप गिनते हैं 29, लेकिन जब आप नंबर देखते हैं आपके वोट का तो वो घटा है। अब आपसे ये जानना चाहूंगा, मान लीजिए वो नंबर नहीं आता जो नंबर आपने एक्सपेक्ट करा हुआ है, और उस स्थिति वही होती है जो 2014 में थी, तो कौन लोग हैं जो आपको लगता है जिनको आप अपने साथ लाकर सरकार बना सकते हैं? देखिए, दो चीजें हैं, मैं दोनों चीजों का आंसर देने की कोशिश करूंगा। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी सहारे की सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पड़ती है अगर हमारे को सहायता की जरूरत पड़ी भी तो तब भी वो सहायता हम नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इंजीनियर रशीद से नहीं लेंगे। कांग्रेस से तो लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, और इंजीनियर रशीद के उनसे भी ऊपर लेने तो का नेशनल, चांस नहीं है। अच्छा, आप बिल्कुल खारिज कर रहे हैं कि बिल्कुल किसी कहीं सूरत इसकी नेशनल कोई कॉन्फ्रेंस के संभावना साथ नहीं, कोई अलायंस नहीं होगा? इसकी कोई संभावना नहीं है कि हमारी कोई एलायंस इन चार पार्टीज में से किसी के साथ। अगर आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस नहीं करना, तो बाकी देश में तो किसी भी विपक्ष के नेता के ऊपर अगर कोई आरोप लगा तो उस बेचारे को जेल की हवा खानी पड़ी। यहां जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर गंभीर आरोप लगे। हालांकि कोर्ट ने उनको बरी किया है, मगर मामला अभी भी सीबीआई में है। ऐसा नहीं कि ईडी से मामला खत्म हो चुका है। उमर अब्दुल्ला के खिलाफ भी आरोप है। लेकिन आपके ऊपर आरोप ये लगता है, और ये घाटी के दल लगाते हैं, वो कहते हैं कि जी इनकी कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सांठगांठ है, इसीलिए इनका नरम हाथ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर। क्या ये सच है? और अगर ऐसा नहीं है, तो जो बर्ताव आपने पूरे देश के विपक्ष के नेताओं के साथ किया, वैसा कुछ घाटी में देखने को नहीं मिला। देखिए, बिल्कुल इसका कोई आधार नहीं है इस तरह की स्टेटमेंट का। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर केस कब रजिस्टर हुआ, अब उसका ध्यान रखिए। ये क्रिकेट एसोसिएशन का केस जो है काफी पुराना केस है, और ये गालिबन भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में आने के पहले का केस है। और दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये है कि सीबीआई ने जो इन्वेस्टिगेशन की, जिसका चालान कोर्ट में पेंडिंग है, वो कहीं उसमें से कोई बरी कोई नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब उसमें से बरी नहीं हुए हैं। वो चालान कोर्ट में चल रहा है। उस चालान में डॉक्टर साहब की बेल है। अब अगर अदालत ने बेल दी है तो वो बेल पे बाहर है। ये ईडी ने जो प्रॉपर्टीज को अटैच करने के लिए ऑर्डर किया था, उसको हाईकोर्ट ने क्वैश किया है, क्योंकि 120B जो है कंस्पिरेसी का केस है, उस पर नहीं अप्लाई करता, वो टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर है। मुझे नहीं लगता है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कोई रास्ता दिया है या ईडी ने कोई रास्ता दिया है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को स्नीक आउट करने का। वैसी बात नहीं है। और जो हाई कोर्ट ने यानी आप कह रहे हैं ईडी के मामले में भी अभी गर्दन फंसी हुई है, या ईडी का मामला खत्म हो चुका है? हाई कोर्ट ने टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर ईडी का ऑर्डर जो है उसको क्वैश किया था, लेकिन उसमें भी स्कोप है उसके रिवाइवल का, क्योंकि अगर वो सेक्शन चेंज होती है ट्रायल में तो वो दोबारा जो है रिवाइवल अटैचमेंट ऑर्डर की हो सकती है। दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स को डिफरेंटली ट्रीट किया जो क्राइम में इन्वॉल्व थे। बिल्कुल नहीं किया। अगर किसी को अदालत ने कोई ऑर्डर दिया है उसकी प्रोटेक्शन का, वी आर ऑनरिंग दैट ऑर्डर, विच ऑर्डर वी विल बी ऑनरिंग इन ऑल केसेस। अब अगर अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है, वो शर्तों के ऊपर है, दैट इज फॉर द कोर्ट टू सी, वी ऑनर इट। इसी तरह जब राहुल गांधी जी को बेल मिली थी तो हमने उसको भी ऑनर किया। तो अगर अदालती कार्रवाई में अदालत किसी को प्रोटेक्ट करती है तो उसको मना करने का राइट हमारा नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कोई सांठगांठ हमारे तरफ से कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, परोक्ष या अप्रोक्ष रूप से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वी आर नॉट इन एनी सॉर्ट ऑफ अलायंस विद नेशनल, एंड यू आर रूलिंग आउट एनी फ्यूचर अलायंस विद नेशनल कॉन्फ्रेंस? देयर विल बी नो अलायंस विद नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और इंजीनियर रशीद। अच्छा, इंजीनियर रशीद को भी आप, हालांकि इंजीनियर रशीद के ऊपर तो आरोप यही लग रहा है कि इंजीनियर रशीद जो हैं, उन्हें चुनाव के वक्त में
बाहर भेजा गया है, ये मैनेजमेंट है। हालांकि ये कोर्ट के ऊपर आरोप लगाना है कि कोर्ट ने इन्हें जो है डेलिबरेटली बरी किया, पर आरोप ये लग रहा है कि वो इसी समय आए हैं, थोड़े समय के लिए आए हैं, और कारण उनके आने का केवल और केवल ये है कि किसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे बढ़ते हुए रथ को, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कहते हैं कि हम तो मेजॉरिटी ला रहे थे, इन्होंने यहां पर इंजीनियर रशीद लाया, इंडिपेंडेंट खड़े कर दिए और कुछ लोगों को यहां पर चुनावों में उतार दिया, और उसके चलते सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेजॉरिटी ना आई। आरोप लग रहा है आपके। देखिए, यही तो राजनीति है कि इंजीनियर रशीद से खतरा किसको था, उसकी पार्टी से? वो खतरा था नेशनल कॉन्फ्रेंस को। पीडीपी को भी होगा, लेकिन ज्यादा तौर के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता उमर अब्दुल्ला साहब को हरा के आया है और 2 लाख से ज्यादा वोटों से हरा के आया था। तो इंजीनियर रशीद को टारगेट भी करना है और उसके साथ बीजेपी को टारगेट भी करना है जम्मू में। तो एक ही तरीका है कि इन दोनों को आपस में मिला दो। उनको मिलाने के लिए कह दो कि इंजीनियर रशीद को जो है आपने जेल से निकलवाने में हेल्प कर दी या रास्ता दे दिया। अब बताइए, इंजीनियर रशीद को जेल से छुड़वाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? इंजीनियर रशीद ने बेल एप्लीकेशन दी, कोर्ट में बेल ने कहा कि आपको इलेक्शन के टाइम तक कैंपेन करने के लिए बेल दी जाती है। कोर्ट ने वही ऑर्डर इंजीनियर रशीद को दिया जो कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। उनको भी तो जमानत दी थी इलेक्शन में कैंपेन करने के लिए। व्हाट वाज द डिफरेंस इन दैट? अगर हमने अरविंद केजरीवाल जी को भी नहीं रोका कैंपेन करने के लिए इलेक्शन में, जब उनको बेल मिली है, तो इंजीनियर रशीद को भी सेम ट्रीटमेंट है। नंबर 1। नंबर 2, इंजीनियर रशीद को जेल में 5.5 साल तक हमने रखा है टेरर फंडिंग के केस में। हमने तो कभी रिलैक्सेशन नहीं की। और अगर इंजीनियर रशीद के साथ 60 गांठ वाली बात होती तो उसको पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी जो है वो बेल मिल चुकी होती। उसको तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बेल नहीं मिली, वो तो जेल के अंदर था। कैंपेन होने के बावजूद कि वो जेल में था, वो इलेक्शन जीत गया। और मुझे लगता है कि इंजीनियर रशीद अगर बाहर आने की बजाय जेल में ही होता और उसकी पार्टी कैंपेन करती असेंबली इलेक्शन में भी, तो ज्यादा बेहतर पोजीशन में वो हो सकते थे। वो सिंपैथी वेव जो उसको पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मिली, शायद उस तरह की सिंपैथी जो है वो जब वो खुद बाहर आ जाते हैं तो नहीं होती है। तो ये टेक्टिकली समझने की कोशिश कीजिए। इंजीनियर रशीद के साथ हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि एक ऐसा आदमी जो टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व हो, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी जो कि नेशनलिस्टिक व्यू लेती है, उसकी कोई टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। लेकिन एक चीज और कही जा रही है कि ठीक है, आप इंजीनियर रशीद को के साथ तो अलायंस नहीं करेंगे, लेकिन आप वही करेंगे जो आपने पूरे देश भर में किया, कि वो चुनाव में उतरेंगे, उनके 4-5 कैंडिडेट जीत जाएंगे, इंजीनियर रशीद को तो जाना है, उसके बाद जाहिर सी बात है बेल उनकी जो है मुकम्मल तो हुई नहीं है। अब कंडीशनल बेल के बाद वो वापस जेल चले जाएंगे तिहाड़, और आप इनके जो 4-6 लोग होंगे अपने साथ मिला लेंगे, चलिए आप इंडिपेंडेंट है, आप जुड़ जाइए हमारे साथ, तो सरकार बना लेंगे। तो क्या ये इज दिस द गेम दैट यू आर ट्राइंग टू प्ले इन वैली? ना भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कोई गेम खेलती है, ना हम खेलेंगे। और ना ही आप ये समझ के चलिए कि इंजीनियर रशीद जो है कोई इतना बच्चा है कि उसको समझ नहीं आएगी इन चीजों की। ये इस तरह की बातें कहीं हुई भी नहीं और ना कभी होंगी। इंजीनियर रशीद की डिस्पेंसेशन में जितने भी लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो उस विचारधारा के साथ है जो कि सेपरेटिज्म को सपोर्ट करती है। वो पॉलिटिकल सपोर्ट हो, वो सामाजिक सपोर्ट हो, वो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट हो, लेकिन हम ऐसी किसी सोच के साथ नहीं चल सकते जो कि सेपरेटिज्म या टेरर के ऊपर जो है वो सॉफ्ट स्टैंड रखे। लेकिन आप सेपरेटिज्म और टेरर के ऊपर सॉफ्ट स्टैंड रखने वालों के साथ नहीं चल सकते, मगर वहीं पर लोग ही सवाल पूछते हैं कि जमात इस्लामी के ऊपर आपने बैन लगा दिया, और उसी प्लेटफॉर्म पर जिन लोगों का जन्म हुआ, जो लोग उसी प्लेटफॉर्म पर जवान हुए, जिनकी वही आइडियोलॉजी है, वही सोच है, और जो जम्मू कश्मीर को लेकर अपने मंशूर में जिन्हें रखा था कि कश्मीर एक हल तलब मसला है और इसका हल होना चाहिए, वो चुनावी मैदान में उतरते हैं, उनके ऊपर आरोप भी गंभीर लगे हुए हैं और वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, और केंद्रीय गृह मंत्रालय भी इसको लेकर खामोश है, और भाजपा भी उनके ऊपर हमला नहीं करती, भाजपा भी उनको लेकर कुछ नहीं कहती। कहना है तो 3 परिवार, कहना है तो 3 परिवार, जमात को लेकर आप कुछ नहीं कहते, इंजीनियर को लेकर कुछ नहीं कहते, अल्ताफ को लेकर कुछ नहीं कहते, सजाद को लेकर कुछ नहीं कहते, हालांकि सजाद लोन भी पारिवारिक पार्टी से आते हैं। तो लोग ये सवाल पूछते हैं कि केवल 3 परिवार क्यों, वहां तो 4-5-6 परिवार हैं। देखिए, मैं 2-3 क्वेश्चन आपके हैं, मैं सभी का आंसर दे देता हूँ। जब हम पारिवारिक राज की बात करते हैं तो हम उन 3 फैमिलीज के बारे में बात करते हैं जिन्होंने यहाँ पे राज किया, और जिनके राज करने से जम्मू कश्मीर के हालत जो है वो इतने बदतर हो गए कि यहाँ पे शांति और अमन जो है उसको पूरी तरह से धराशायी किया गया।
दूसरी बात यह है कि जमात के कुछ लोग जो इंडिपेंडेंट तौर के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम उनको रोकते क्यों नहीं? आप मुझे बताइए कि क्या उनको कानूनी तौर के ऊपर रोका जा सकता है? उनको रोकने का अधिकार जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय बीजेपी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कुछ अपने नाम्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है उस पर प्ले करता है अपनी फील्ड, और उसके तहत अगर किसी का अधिकार है कि वो इलेक्शन लड़ सके तो उसको रोका नहीं जा सकता। दूसरी बात यह है कि जो आदमी इलेक्शन लड़ता है उसको सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत ही इलेक्शन हो रहे हैं, एंड ही वांट्स टू बी ए पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। तो क्योंकि ये पहले इलेक्शन है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत हो रहे हैं, इससे पहले इलेक्शन जम्मू कश्मीर में जो होते रहे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर के तहत होते रहे। तो एक चेंज ये आ गई। दूसरा ये है कि किसी के इलेक्शन लड़ने के अधिकार को रोकना जो है वो किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी का अधिकार नहीं होता है। हम उस पर टिप्पणी कर सकते हैं, और हमने उस पर खुलकर टिप्पणी की है जब हम ये कहते हैं कि कोई ऐसी ताकतें कश्मीर में पांव न रख पाए जो अलगाववाद या आतंकवाद को वापस लेके आए। तो उसमें हम बात 3 परिवारों की जब ये करते हैं कि इन 3 परिवारों के राज की वजह से प्रॉब्लम हुई, तो उसके साथ वो इशारा उन पार्टीज की तरफ भी होता है जिन पार्टीज ने आतंक को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट कभी दी हो, या जिनसे उम्मीद की जा सकती है कि उनके आने से दोबारा पत्थरबाजी वापस आ सकती है, उनके आने से हड़तालों के कैलेंडर दोबारा बन सकते हैं। तो उन सभी राजनीतिक दलों की सोच के अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी खड़ी। जैसे आपने कहा बीजेपी खड़ी है, लेकिन ये भी है ना कि जब आप विपक्ष के नेताओं से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो मेरी जानकारी, हो सकता है मैं गलत हूं, और हो सकता है आप भी इसको डिनाई करें, लेकिन यूं खबरें आ रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, इंडिपेंडेंट्स, ये सब मिला के कोई 12 से 16 लोग हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके साथ संपर्क में हैं, आपके सीनियर नेताओं के साथ संपर्क में हैं, और संभवतः आपको यह है कि जब भी चुनाव के नतीजे आते हैं ये तो अपने लोग इनको अपने साथ ले आएंगे और हमारी सरकार बन जाएगी। क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि जो राम माधव अचानक गायब हुए हैं वो अचानक नहीं हुए हैं, पूरी एक स्ट्रेटजी के तहत ये सारी चीजें चल रही हैं। तो क्या घाटी के दलों के कुछ नेता वाकई आपके संपर्क में हैं, जिनका आपको लगता है कि चुनाव खत्म होने के बाद पार्टी में मुख्यमंत्री के पद के ऊपर मतभेद करके या पार्टी के अंदर किसी और चीज पे मतभेद करके वो पार्टी छोड़ के आपके साथ आ सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है। हम किसी भी घाटी के किसी नेता के साथ किसी तरह से कोई बातचीत में नहीं है, और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमको जरूरत भी नहीं पड़ेगी उसकी। हम वी विल बी कमिंग ऑन आवर ओन। आप ये कह रहे हैं कि आप इतने बड़े एक संभाग से किसी भी एमएलए को या किसी भी पार्टी को या दल को अपने साथ लिए बगैर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे, तो इसका मतलब तो हो गया कि आप एक पूरे संभाग को कह रहे हैं कि नहीं, आपको हम इग्नोर करेंगे, आपका कोई हिस्सा नहीं होगा इस सरकार में, बस सरकार तो सिर्फ हमारी ही हमारी होगी। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कश्मीर संभाग का हिस्सा गवर्नमेंट में नहीं होगा। कश्मीर संभाग का हिस्सा भी उतना ही होगा जितना जम्मू संभाग का है। आपने मेरी पार्टी के बारे में पूछा, मैंने आपको अपनी पार्टी के बारे में बताया कि जम्मू में जिसमें हम 43 सीट्स के ऊपर सभी पे कंटेस्ट कर रहे हैं, वी आर क्लोज टू विनिंग अराउंड 35 सीट्स फ्रॉम हियर ओनली। और कश्मीर संभाग से भी हमारे को सीटें मिलेगी, और उसके बाद भी अगर कोई 2-4 सीट जो है वो कम हो जाती हैं, इधर उधर हो जाती है, तो इंडिपेंडेंट जो है उतने कश्मीर से जो है वो जीत के आएंगे ही। मुझे आज के दिन में अगर आप पूछेंगे तो माई सिनेरियो नंबर 1 इज दैट आई डोंट नीड एनी सपोर्ट, आई फॉर्म द गवर्नमेंट ऑन माई ओन। नंबर 2 सिनेरियो इज अगर वहां पे 2-4 लोगों की कमी पड़ भी जाती है तो इंडिपेंडेंट जो है वो आ सकते हैं, लेकिन किसी ऐसी पार्टी को जिसकी विचारधारा में सेपरेटिज्म और टेररिज्म को सपोर्ट करना है, या जिसके किरदार में ये चीजें हैं, या जिन्होंने पिछले 60-70 साल से ये काम किए हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी कोई गठबंधन नहीं बनाएगी। वी आर वेरी श्योर अबाउट दिस। 2014 की स्थिति में और 2024 की स्थिति में बहुत ज्यादा फर्क है। जैसे आपने कहा 2024 की स्थिति ये है कि 370 और 35 से खत्म हो गया, वार की लाइन ड्रा हो गई। 2014 में ये हालत नहीं थी। 14 पे क्योंकि 370 और 35 से था, और डिसाइड ये हुआ कि 370 और 35 के ऊपर बात नहीं होगी, तो भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी का एक मीटिंग पॉइंट बन गया। 2024 में क्या मीटिंग पॉइंट होगा? 2024 में तो
प्ले फील्ड साफ है। हम कहते हैं कि 370 और 35 को हमने खत्म कर दिया, वी हैव टेकन ए स्टेप, और बाकी सारी की सारी पार्टीज जो हैं वो अलाइंड है, वो कहती हैं कि 370 और 35 को वापस लाना है। तो हमारा कोई मीटिंग पॉइंट जो है वो हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी अपने तौर के ऊपर गवर्नमेंट बनाएगी। रोक के आपसे जानना चाहूंगा कि इस चुनाव में बड़ी अद्भुत चीजें हुई हैं। पहले पूर्व मुख्यमंत्री, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं इस असेंबली में नहीं जाऊंगा जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछकर मुझे 2 चपरासी लगाने हो। ठीक है, हमने कहा ठीक है, अब आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। फिर महबूबा मुफ्ती ने कहा भाई ये तो मतलब ही नहीं बनता, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, यूनियन टेरिटरी में चुनाव में नथिंग डूइंग, सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए, महबूबा ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उनकी सुपुत्री मैदान में है तो महबूबा मुफ्ती ही मैदान में है। उमर अब्दुल्ला ने तो ऐसा यू टर्न लिया कि केवल चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं बल्कि 2-2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके बाद गांदरबल जो उनका बैशन रहा है, वहां पर बाजाबता उन्होंने अपने सर से टोपी उतार के वर्चुअली लोगों को यह कहा कि भैया मेरी टोपी में, मेरी झोली में ये सीट डाल दो वरना मेरा काम खराब हो जाएगा। तो इस तरह के यू टर्न जिस चुनाव में देखे गए हो, तो इट वोंट बी सरप्राइजिंग फॉर मी कि आप आज कह रहे हैं कि हम कोई अलायंस नहीं करेंगे, और आप 16 या 17 अक्टूबर को ये कहते मुझे मिले कि ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ जो है वो आपस में मिल गए हैं। देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब की या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की आप पॉलिटिकल हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें आपको ये बड़ी बार दिखेगा कि एक स्टेटमेंट देनी है और दूसरे ही दिन या शायद उसी दिन जो है उसके कंट्ररी स्टेटमेंट जो है वो आ जाती है। उमर साहब ने ये पहली बार नहीं किया। उमर साहब ने जब 370 और 35 से खत्म हुआ, उन्होंने कहा हम कोई चुनाव लड़ेंगे नहीं जब तक 370 और 35 से वापस नहीं आता। उसके बाद जो है लोकल बॉडीज के चुनाव भी लड़े गए। फिर उमर साहब ने कहा कि मैं पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ लिया, हार गए। फिर कहा जनाब हम असेंबली का चुनाव नहीं लड़ेंगे, जैसे आपने जिक्र किया। तो असेंबली का चुनाव नहीं लड़ने के बाद ये आ गया कि अब मैं चुनाव भी लड़ूंगा और 2 जगह से लड़ूंगा, क्योंकि पक्का नहीं है कि गांदरबल से लड़ेंगे तो जीत पाएंगे। मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा जी मुझे तो इनको पता था कि गांदरबल के बाद जो है दूसरी सीट मेरी दूसरी होगी, इन्होंने वहां पे भी कैंडिडेट खड़ा कर, उन्होंने कहा कि उनको डॉज करने के लिए बड़गाम में अपना फॉर्म भर दिया। मतलब ही इज सो डिस्टर्ब्ड एंड ही इज सो वीक पॉलिटिकली कि उसको ये लगता है कि अगर मेरी सीट का पता हो कि उमर ने इस सीट पे लड़ना है तो वहां पे लोग वहां पे खड़े हो जाएंगे और उसको हराने के लिए। ही नोज इट वेरी वेल कि उसके खिलाफ नफरत जनता में इतनी है कि वो जहां से खड़ा होगा वहां से लोग हराने के लिए उसके लिए काम करेंगे। एंड ही वांटेड टू लुक फॉर ए सेफ सीट। बट माय क्वेश्चन वाज कि आप यू टर्न लेंगे कि नहीं? मैं उस पे आऊंगा। दूसरी बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इतिहास में अपोजिशन पे बैठना उनके लिए बहुत तकलीफ होती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार कभी भी नहीं होती है। वो कोशिश पूरी तरह से करेंगे कि गवर्नमेंट में किसी तरीके से स्नीक इन करने की कोशिश करें, लेकिन उस कोशिश को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नकारती है। हम उमर साहब के साथ या किसी और ताकत के साथ जो सेपरेटिज्म के साथ चली है या चलने की जिसकी उम्मीद है, ये चलते हैं आज भी, उनके साथ हमारा गठबंधन नहीं होगा और यू टर्न भारतीय जनता पार्टी नहीं लेगी। यू टर्न लेने वाली संस्कृति जो है वो हमारी नहीं। यानी आप अलायंस नहीं करेंगे एनसी, पीडीपी, एआईपी के साथ? हमारी इनके साथ अलायंस नहीं होगी, सवाल ही पैदा नहीं। जी नहीं, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। सेठ साहब, फिर मुझे ये बताइए, जैसे आपने कहा कि ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन अब ये भी आपसे समझना चाहूंगा कि आप थोड़ा आपकी पार्टी के ऊपर भी आते हैं। आपकी पार्टी में ये कहा गया है कि आपके बड़े नेता नाराज हुए जब आपने उनको मैंडेट नहीं दिया। फिर आपने किसी नेता को कहा चलो आपको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाते हैं, आपको फलाना बनाते हैं, आपको फलाना बनाते हैं। फिर यह भी कहा जा रहा है कि आपने उनको कहा है कि आपको गवर्नर बनाएंगे, आपको राज्यसभा भेजेंगे, आपको और नॉमिनेट करेंगे। ये सारे वादे करके आपने इन सारे बड़े नेताओं को ठंडा किया है। चुनाव तक, चुनाव हो जाए, नतीजे आपके हक में आ जाए तो फिर आप बाजी पलटेंगे, ये लोग कहते हैं, ये विशेषज्ञ कहते हैं। तो मुझे ये बताइए, क्या वाकई ये सूरत हाल है कि आपके बड़े नेता नाराज हैं आपके इस फैसले से कि आपने बहुत सारे अपने बड़े नेताओं को, पूर्व मंत्रियों को टिकट नहीं दिए और वो नाराज चल रहे हैं? वो कैंडिडेट की सपोर्ट तो जरूर कर रहे हैं लेकिन मन से इस समय बीजेपी के साथ नहीं खड़े। और दूसरा, पवन खजूरिया, वो आपका पार्टी का कार्यकर्ता जो आपके झंडे को भी प्रणाम कर रहा है, और बड़े उसके वो विजुअल्स जो मैंने वीडियो देखे उसमें बड़ा
दिख रहा था कि बड़े इमोशनल हैं और फूल अर्पण करके और बड़ा कुछ करके उन्होंने बीजेपी का झंडा उतारा और लंबे समय से पूरा जीवन काल बीजेपी को दे दिया, कभी किसी पार्टी दूसरी में गए नहीं। तो उसके लिए भी लोग सवाल पूछते हैं कि बाहर से लोग आए, आपने कहा आपको मैंडेट देना जरूरी है, अपने वाले को आपने कहा तुम 5 साल और इंतजार कर लो। तो इन दोनों चीजों पर आपका जवाब जानना चाहूंगा कि एक तो पवन खजूरिया और दूसरा जो बड़े नेता आपके नाराज। मैं दोनों चीजों का एक एक करके आंसर देता हूँ। पहले पवन खजूरिया जी की बात करें तो पवन खजूरिया जी और रणबीर सिंह पठानिया जी दो के बीच में जो है हमारे को चुनना था कि उधमपुर ईस्ट में जो है किसको मैंडेट देना चाहिए। पार्टी की तरफ से जब ये फैसला होता है कि किसको मैंडेट देना है उसमें सारी चीजें कंसिडर की जाती हैं। विनेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट इज द फोरमोस्ट कंसिडरेशन और बाकी चीजें भी उसमें जो है पार्टी कंसिडर करती है। उन सभी कंसिडरेशंस के बाद अगर पार्टी का ये फैसला था कि रणबीर सिंह पठानिया जी उधमपुर ईस्ट से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होंगे जो पहले एमएलए रहे हैं और बेस्ट एमएलए का उनको खिताब भी मिला है पिछली असेंबली में, तो पवन खजूरिया जी का पार्टी के फैसले के खिलाफ जाना और खुद इंडिपेंडेंट खड़े होना बनता भी नहीं था। पवन खजूरिया जी को पार्टी ने पिछले इलेक्शन में मैंडेट दिया था और मोदी जी की रैली उधमपुर ईस्ट में की हुई। उस टाइम पे उधमपुर की एक ही सीट थी, उधमपुर में रैली हुई थी प्रधानमंत्री जी की। पवन खजूरिया जी तीसरे नंबर पे आए थे। उस टाइम पे पवन गुप्ता जी जीते थे और बलवंत सिंह मनकोटिया जी नंबर 2 पे आए थे। क्या पार्टी में लोग सिर्फ इसीलिए रहेंगे कि उनको मैंडेट दिया जाए? जिसको पार्टी टिकट नहीं देगी वो पार्टी को छोड़ के इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ेगा। अगर ये चीजें भारतीय जनता पार्टी में होनी है तो भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में या बाकी पार्टीज में फिर फर्क क्या रह गया? और दूसरी बात, आप कहते हो कि पवन खजूरिया जी का वीडियो आता है जिसमें वो झंडे को प्रणाम करते हैं और रोते हुए दिखते हैं। डोंट यू थिंक दैट वाज एन एक्टिंग? वो कोई किसी और ने तो शूट नहीं किया था। ही वॉज गेटिंग इट पिक्चराइज्ड बाई somebody was shooting it for him। तो किसको दिखाने के लिए था? झंडे को अगर उतारना है, अगर आपने पार्टी के झंडे की इज्जत करनी है तो लोगों को दिखा के करनी है क्या? इलेक्शन के दिनों में आप ये दिखाना चाहते हो कि मैं पार्टी की इज्जत करता हूं, पार्टी के झंडे की इज्जत करता हूं, लेकिन मैं अब इलेक्शन जो है वो लड़ रहा हूं क्योंकि पार्टी ने मुझे मैंडेट नहीं दिया। व्हाट मैसेज यू आर गिविंग टू द पार्टी? तो इसलिए ये इमोशनल अपील जो है करने का तरीका जो है, मुझे नहीं लगा कि ये कोई इट इज इन गुड टेस्ट की इस तरह के जो है वो वीडियोस जो है वो निकालने चाहिए थे। अगर आपको लगता है कि आप पार्टी के मैंडेट नहीं मिलने से आपकी नाराजगी जो है वो जस्टिफाइड है और आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो इंडिपेंडेंट, आप लड़ सकते हो, पार्टी रोकेगी नहीं आपको, लेकिन लड़िए, फिर अपने दम पे लड़िए। फिर पार्टी के झंडे का इस्तेमाल क्यों करना है? दूसरी बात यह है जो आपने पूछी, पार्टी ने इस बार बहुत बड़े बड़े सीनियर नेता, जिसमें फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स थे, पार्टी के पुराने अध्यक्ष थे, जो मंत्री भी रहे वो भी हो गए, पार्टी के कई मंत्री जो है उनको टिकट जो है वो नहीं दिया है। लेकिन उसमें आप एक पवन खजूरिया जी का आपने रेफरेंस दे दिया। हालांकि पवन खजूरिया जी कोई एक्स एमएलए नहीं थे, कोई एक्स मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन एक्स एमएलए और एक्स मिनिस्टर्स भी काफी ज्यादा जिनको मैंडेट नहीं दिया गया, ड्रॉप हुए। एक भी उनमें से मुझे बताइए, एक भी एक्स एमएलए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो रेबल कैंडिडेट के तौर के ऊपर खड़ा हो, मिनिस्टर तो आपने वादा कर दिया, आपने कहा गवर्नर बनाएंगे, एक्सप्लेन करके जाओ। मिनिस्ट्री की बात तो छोड़िए, एमएलए भी कोई खड़ा नहीं हुआ। दूसरी बात, किसी के साथ कोई प्रॉमिस भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, न किया है, न कभी पार्टी की ये पद्धति है कि किसी को प्रॉमिस करती है कि हम आपको यहां पे एडजस्ट करेंगे या वहां पे एडजस्ट करेंगे। ये सारी की सारी कांग्रेस की तरफ से फैलाई गई जो है ये लेकिन आपने कार्यकारिणी अध्यक्ष क्यों बनाया, फिर आपने अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए इंचार्ज क्यों? ये तो आप पहले भी बना सकते थे। आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, एक एक करके करते। अब क्योंकि हमारी पार्टी के अध्यक्ष खुद इलेक्शन लड़ रहे थे और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है नौशहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में फंसे हुए थे, he had to do the campaign there for 3 weeks or 2 weeks or 4 weeks। अब क्योंकि अध्यक्ष खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन्वॉल्व है, बाकी पार्टी का काम जो करना है ऑफिस का कोई तो चलाएगा ना ऑफिस का काम, वरना तो ऑफिस बंद हो जाएगा। तो उस पार्टी के ऑफिस को उस पीरियड के लिए, क्योंकि अध्यक्ष जी वहां पे नहीं है, तो एक वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने की जरूरत पड़ी। तो वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर के ऊपर सत्य शर्मा जी को अपॉइंट किया गया, क्योंकि सत्य शर्मा जी इससे पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनका काल पूरा नहीं हुआ था।
लेकिन वो प्रेसिडेंट थे, कुछ पीरियड के लिए थे, तो उनका एक्सपीरियंस इतना था कि वो पार्टी को चला सकते थे एज कार्यकारी वर्किंग प्रेसिडेंट। इफ यू कैन टेल, वी आर नॉट लाइक कांग्रेस। कांग्रेस का एक प्रेसिडेंट है, दो वर्किंग प्रेसिडेंट है, अब उन्होंने एडिशनल वर्किंग प्रेसिडेंट्स वो करते हैं कि जिनको एडजस्ट वो पॉलिटिकली नहीं कर सकते, उनको एडिशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया, वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं किया। और अगर आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स की बात करें, आज ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है यहाँ पे जम्मू में थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की जो हमारे मीडिया सेंटर में, उसमें दोनों फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वहां पे उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ बैठे थे, सत्य शर्मा जी भी वहां पे साथ बैठे थे। और ये सभी लोग इस इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बल्कि मैं कहूंगा कि डॉक्टर निर्मल सिंह जी के संरक्षण में ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है। इलेक्शन मैनेजमेंट का सारा काम जो है वो आदरणीय कविंदर गुप्ता जी देख रहे हैं, और उनके साथ जो है सुखनंदन चौधरी जी। लेकिन सर साहब, आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा। आपने कहा कि आपको कार्यकारिणी अध्यक्ष इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि आपके जो अध्यक्ष हैं वो व्यस्त हैं चुनाव में नौशेरा में। लेकिन आपसे सिर्फ सब जानना चाहूंगा, आप ही की पार्टी से ये बातें निकलकर बाहर आई कि लोकसभा के चुनाव में जो तीनों सीटें हैं, पुंछ की भी, जम्मू की भी और उधमपुर से भी, नंबर 1 प्रत्याशी जो है वो खुद पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना थे। और ये भी था उनको लेकर कि वो बहुत फेमस है और सब जगह उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है, एक्सेप्टेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। तो जब इतना बड़ा, इतने बड़े कद का एक लीडर है जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी पूरे रजौरी पुंछ में है, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी उधमपुर डोडा सीट पर है, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी जम्मू रियासी सीट के ऊपर है, मुझे तो नहीं लगता कि उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना दौड़ने भागने की जरूरत थी। 2-4 दिन जाते, चक्कर लगाते, वापस जाते, चुनाव तो जीत ही जाना था उन्होंने। नहीं, इलेक्शन ऐसे नहीं लड़े जाते हैं कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 या 3 के दिन के लिए। शेख साहब, हमने गुलाम नबी आजाद को भदरवा से सिर्फ एक दिन जाकर चुनाव जीतते देखा है। देखिए, मैं गुलाम नबी आजाद साहब की कार्यशैली के बारे में तो नहीं कह सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली ये है कि जिसने चुनाव लड़ना है उसको बैठना पड़ता है, उसको काम करना पड़ता है इलेक्शन के दौर में। और आप यू विल नॉट इमेजिन कि सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेके देर रात तक जो है रविंद्र रैना जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बिजी रहे, क्योंकि इतनी ज्यादा रैलीज करनी है, इतने लोगों से मिलना है। तो उसके चलते हुए आप उम्मीद करो कि पार्टी का प्रेसिडेंट जो है ये देखिए, ये बात इसलिए मानने वाली बात नहीं है। अध्यक्ष चुनाव लड़ाते हैं, अध्यक्षों की कॉन्स्टिट्यूंसी में, मतलब पूरे देश भर में ये देखा जाता है, जो अध्यक्ष पार्टी के होते हैं वो चुनाव लड़ाते हैं और उसके बाद जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है मैनेज्ड होती है। सारे नेता लग जाते हैं कि हमारे बड़े अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ा रहे हैं, हमको इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में दबा के काम करना है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अध्यक्ष जी की भी कॉन्स्टिट्यूंसी एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे साथ, हमारे लिए थी। क्योंकि अगर पार्टी के अध्यक्ष जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अनसेफ हो जाते हैं या उनको थोड़ी दिक्कत आती है, तो पार्टी का मोराल जो है उससे डाउन होता है। तो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर अस, जिसको जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी था। हालांकि नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी को अध्यक्ष जी ने खुद देखा हुआ है, अच्छी तरह से फीड किया हुआ है, लेकिन उनकी जरूरत थी। और आपने देखा कि जिस पीरियड में ये इलेक्शन रहे सेकेंड फेज के, अध्यक्ष जी को आपने जम्मू में नहीं देखा होगा, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही व्यस्त रहे। वो ऐसा नहीं है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा कहीं और थे। अगर तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर कहीं और एक्टिव होते और उस दौरान आप कहते कि वर्किंग प्रेसिडेंट को क्यों बनाया, तो वैसी बात हो सकती थी, लेकिन वैसा है नहीं। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही वाज वेरी बिजी इन दैट। और कार्यकारी अध्यक्ष को बनाना जो है वो कोई ऐसी बात भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में पहली बार हुआ है। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर के ऊपर सत जी ने अच्छा काम किया है और पीछे से पूरे युद्ध की डोर उन्होंने संभाल के रखी। जितना पूरी स्ट्रेटेजीज बनती रही हैं वो सत जी के निर्देश के मुताबिक जो है वो बनती रही हैं। आई थिंक इट्स ए वेरी गुड वर्किंग अरेंजमेंट फॉर द इलेक्शन। आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उसमें सत जी ही बैठे थे। अरेंजमेंट सिर्फ चुनाव तक है या चुनाव के बाद भी यही रहेगा? तो मेरा फैसला नहीं, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये पार्टी को सोचना है, पार्टी क्या फैसला करती है। जो पार्टी फैसला करेगी वो सबको मान्य होगा, लेकिन पार्टी की तरफ से किसी को कोई ऐसी एश्योरेंस नहीं होती है कि कोई गवर्नर बनेगा या राज्यसभा में जाएगा या नॉमिनेट होगा या अध्यक्ष बनेगा या कुछ होगा। ये पार्टी की पद्धति है। जिसने भारतीय जनता पार्टी में आना है उसने ये सोच के आना है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई गारंटी नहीं है कि किसी को मैंडेट मिलेगा। आप कितने बड़े नेता भी होंगे, आपको गारंटी नहीं है कि आपको मैंडेट मिलेगा। आपको काम करना है। अगर पार्टी ये चुनती है कि आपको मैंडेट मिल जाए तो फिर उस मैंडेट को निर्वाह करना जो है वो आपका काम भी बन जाता है और आपकी पूरी पार्टी का भी काम बन जाता है। सारे वर्कर आपके साथ जुड़ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी ने दो बातें साफ कर दी हैं। एक तो ये
पीडीपी, एआईपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन तीन दलों के साथ भाजपा का कोई अलायंस नहीं होगा, चाहे स्थिति परिस्थिति कोई भी हो। दूसरा, इनका यह दावा है कि 35 सीटें हम अपने दमखम पर जीतेंगे और घाटी की मिलाकर हमें किसी अलायंस पार्टनर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरा, इन्होंने यह कहा है कि पार्टी एकजुट है, पार्टी के अंदर कोई तोड़फोड़ नहीं है, पार्टी बिल्कुल इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रही है।